श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी CFSE, या फिर अपन कहें कि आपके क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा। देखिए, इस टॉपिक के अंदर जो आपके CFT है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, उसमें आपका जैसे ही कोई आपके ऑर्बिटल हैं वो क्रिस्टल फील्ड में रखा जाता है, या कोई एटम है उसको अपन रखते हैं, तो उसमें जो स्प्लिटिंग होती है, उस स्प्लिटिंग के फलस्वरूप जो एनर्जी उत्पन्न होती है, उस एनर्जी को CFSE या क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। देखिए, यहाँ पर अपन जनरली है वो एक कोई भी एटम ले रहे हैं, तो एटम यहाँ पर जनरली क्या बताया गया कि सामान्यतः जो संक्रमण धातुएं हैं उनको क्रिस्टल क्षेत्र में रखा जाता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र में रखने के फलस्वरूप उसके जो आपके कक्षक होते हैं, ठीक है, तो उन कक्षकों में क्या हो जाता है, विपाटन हो जाता है। खासकर कौन से, आपके जो d ऑर्बिटल्स होंगे, d ऑर्बिटल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा कि इनमें आपके जो स्प्लिटिंग है वो होगी इसमें, मतलब आपका कक्षक क्या हो जाता है, विपाटित होता है, दो भागों में विभाजित हो जाता है। तो यहाँ इसके फलस्वरूप क्या देखने को मिलता है कि कुछ मात्रा के अंदर है ऊर्जा उत्पन्न होती है, और उसी ऊर्जा को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और संक्षेप में इसे आपके CFSE के नाम से जाना जाता है। किस एनर्जी के नाम से जाना जाता है? क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः ये जो ऊर्जा है आपकी, ठीक है, ये माइनस के रूप में क्या, ये आप कह दें कि भी ये जो ऊर्जा है सामान्यतः कैसी होती है, आपकी ऋणात्मक है। वो इस रूप में आपके इस फॉर्म में लिखा जाता है कि भी ये ऊर्जा कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन जब इसके कुछ एग्जांपल्स अपन यहाँ पर करेंगे तो उसके द्वारा है वो अपन ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब सुनिए इसके खास कुछ कि यहाँ पर क्या देखा गया है कि सामान्यतः जो उच्च ऊर्जा के कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या होते हैं, प्रोनित होते हैं, या कह दें कि उनका माइग्रेशन होता है, या फिर जैसे ऊर्जा मिलती है वो अगले कक्षकों में क्या हो जाते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। कि जैसे मान लो अपन यहाँ पर एक d ऑर्बिटल की बात करें कि जैसे ये आपका कोई d ऑर्बिटल है। देखिए, मैं यहाँ पर जनरली एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्या कर रहा हूँ, ये आपका जो स्प्लिटिंग है वो d ऑर्बिटल्स में दिखा रहा हूँ। अब देखिए, इस ऑर्बिटल में आपकी बात करें तो आपके किस ऊर्जा के लिए बात कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पर उच्च ऊर्जा के जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, वो इसमें आपके उच्च ऊर्जा कक्ष में जाएंगे। तो वहाँ पर इनके द्वारा क्या किया जाएगा, ऊर्जा का अवशोषण किया जाएगा। कि जैसे मान लो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसने ऊर्जा का अवशोषण किया, तो वो इस आपके उच्च ऊर्जा वाले कक्ष में क्या हो जाता है, प्रोनित हो जाता है, प्रमोट हो जाता है। कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रमोट हो गया आपका कक्षक। इसी तरह से बात करें कि ये तो यहाँ से प्रमोट होकर यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऊर्जा का अवशोषण किया रहा है। तो अपन ये भी तो कह सकते हैं कि निम्न ऊर्जा के जो कक्षक हैं वो भी क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का अवशोषण कर रहे हैं। कि यहाँ पर इनके द्वारा क्या किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो निम्नतर ऊर्जा के कक्षक हैं उनके द्वारा भी जो है ऊर्जा का अवशोषण। तो सामान्यतः यहाँ पर आपके निम्नतम ऊर्जा कक्ष कहें या फिर आपके उच्च ऊर्जा कक्ष कहें, इनमें जो ऊर्जा का अंतर है वो क्या होता है, आपके समान मात्रा का देखने को मिलता है। किस तरह से मिलेगा कि यहाँ पर जो आपका कक्षक है उसमें इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा कक्ष से उच्च ऊर्जा कक्ष में जाता है, ऊर्जा का अवशोषण करता है। और दूसरी बात करें कि भी निम्न ऊर्जा कक्ष से है, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन का द्वारा अवशोषण किया जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों का जो अंतर है वो क्या रहेगा, समान रहेगा। और यहाँ पर इस के फलस्वरूप क्या देखने को मिलेगा कि कुछ मात्रा में इनके द्वारा जो ऊर्जा है
वो उत्पन्न की जाती है कि भाई इसके द्वारा क्या देखने को कि कुछ ना कुछ ऊर्जा है वो यहाँ पर उत्पन्न की। सामान्यतः यहाँ पर इन कक्षकों में जो स्प्लिटिंग हुई है, स्प्लिटिंग के फलस्वरूप इनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन का जो वितरण है उस पर निर्भर करता है कि आपके जो CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, इसका मान क्या होगा। सामान्यतः ऋणात्मक मान होगा और यहाँ पर कुछ ना कुछ मान आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कुछ मात्रा में यहाँ पर आपको मान है और इसके द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं कि सामान्यतः यहाँ पर विभाजित कक्षकों में और अविभाजित कक्षकों में क्या देखने को मिलेगा, आपके अंतर देखने को मिलेगा। जैसे अपन बात करें कि यहाँ पर अपन बात करें कि दो तरह के यहाँ पर आपको कक्षक देखने को मिल रहे हैं। एक तो जैसे मान लो अपन ने ये कौन सा लिया है, आपका ऑक्टाहेड्रल लिया है, कौन सा लिया, अष्टफलकीय जो है डी कक्षकों में विपाटन लिया है। तो इसके फलस्वरूप देखिए यहाँ पर ये आपका T2G और ये सामान्यतः EG, ये आपका निम्न ऊर्जा कक्ष है जो T2G के रूप में है और ये आपका उच्च ऊर्जा कक्ष है, आपका कौन सा हो जाता है, ये आपके उच्च ऊर्जा कक्ष वाला EG कक्षक। अब देखिए यहाँ पर मुख्य अंतर जो अपने को क्या देखना है कि सामान्यतः इनमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इनमें क्या बनाई जाएगी, ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः ये जो ऊर्जा के मान हैं कि भाई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक प्रमोट होता है तो यहाँ पर जो ऊर्जा है उसको डेल ज़ीरो के मान के रूप में लिखा है, मतलब माइनस डेल होता है। प्लस यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो ऊर्जा का अंतर है, जैसे अपन बात करें कि T2G कक्ष है उसमें जो ऊर्जा का मान होगा -0.4 डेल ज़ीरो के रूप में होगा। किसके लिए बताया मैंने ये मान सामान्यतः आपका बताया है T2G कक्षकों के लिए जो ऊर्जा है वो इसका मान है, यानी इससे सामान्यतः इससे आपको ये ऊर्जा का मान क्या देखने को मिलेगा, कम ही देखने को मिलेगा कि भाई इसके द्वारा T2G कक्ष में जो ऊर्जा का अंतर होगा वो 0.4 डेल ज़ीरो के लगभग होगा। दूसरी चीज़ बात करें कि यहाँ पर अगर बात करें तो उच्च ऊर्जा के कक्षकों में, यानी आपके कौन से कक्षक, EG कक्षकों की बात करें तो यहाँ पर जो ऊर्जा का मान है वो आपको +0.6 डेल ज़ीरो के रूप में है। ये ऊर्जा का मान आपको इसमें EG कक्षकों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन इस रूप में क्या कर सकते हैं, किसी भी d ऑर्बिटल्स की ऑक्टाहेड्रल आपकी कक्षकों में क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग है उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए डेल का मान, यहाँ पर डेल का मान कह दें या फिर 10 dQ है, इसके रूप में भी इसकी ऊर्जा को रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि ऊर्जा है दो रूप में लिखेंगे, दोनों ऋणात्मक होगी और डेल ज़ीरो या 10 dQ के रूप में इसको लिखा जा सकता है। अतः अपन जो CFSE एनर्जी है इसमें अपन क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा ऊर्जा की क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। इस ऊर्जा की गणना के लिए आपके दो सूत्र दिए गए हैं। दो सूत्र किस तरह से कि भी एक तो अपन ने किसके लिए देख लिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देख लिया, और एक आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं इसके लिए एनर्जी का मान देख लिया कि भाई अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन को आपके बाह्य चुंबक इसके क्रिस्टल फील्ड क्षेत्र में रखते हैं तो डी कक्षकों में क्या होता है, विपाटन होता है और इस विपाटन के फलस्वरूप ऊर्जा है वो उत्पन्न होती है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो CFSE एनर्जी है उसकी गणना अपन एक सूत्र से कर सकते हैं। अब देखिए सूत्र कौन सा है कि भाई अपन यहाँ पर जो सूत्र है वो किस तरह से लिखेंगे। तो देखिए अभी जो अपन ने डेल के जो मान लिखे थे कि भी निम्न ऊर्जा कक्ष में -0.4 के रूप में और उच्च ऊर्जा कक्ष में प्लस आपके 0.6 डेल के रूप में लिखा था, वही सूत्र आपके यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्थायीकरण ऊर्जा के लिए लिखा जाएगा। तो सबसे पहले अपन बात करें यहाँ पर जो है वो किसके लिए लिख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल के लिए CFSE का मान, तो यहाँ पर लिख देंगे -0.4 डेल ज़ीरो n। अब देखिए निम्न ऊर्जा का कक्षक कौन सा है, T2G, तो यहाँ पर इस T2G का एक्सप्लेनेशन कर दिया। प्लस इसके साथ बात करें
तो यहाँ पर 0.6 और सामान्यतः ये कौन सा होगा, आपके उच्च ऊर्जा का कक्ष होगा, N ईजी। ये आपके उच्च ऊर्जा के जो कक्ष हैं उसके द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है। आपका T2G और उच्च ऊर्जा कक्ष वाला ईजी कक्षक है, इसमें बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करें एक चीज़ कि सामान्यतः NT2G और NEG, जहाँ पर बात करें कि ये सामान्यतः क्या है, ये आपके निम्न ऊर्जा कक्ष में आपका जो ये है आपके निम्न ऊर्जा कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन संख्या में 1, 2, 3 किस तरह से उपस्थित है उसकी संख्या है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ये है कि उच्च ऊर्जा कक्ष में जो आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो यहाँ पर NEG के रूप में कि भाई ईजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आपके पाया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर अपन कुछ कक्षकों के लिए यहाँ पर जो वैल्यू है वो लिखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के आधार पे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैंने ले लिया कि भी D1 आपका जो विन्यास है, क्या कह दिया कि D1 विन्यास है, उसके लिए आपके धातु आयन की CFSC का मान कि भाई इसमें CFSC का मान क्या देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें CFSC, तो यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास सामने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सामान्यतः बात करें D1, तो यहाँ पर मैं स्प्लिटिंग वाला एक फॉर्मूला बना देता हूँ ये डायग्राम, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये देखिए ये आपका EG है, ये आपका T2G है, ये आपका स्प्लिट हुआ d ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले बात करें कि भाई एक इलेक्ट्रॉन आया है D1, ठीक है, कहाँ आपके होगा, तो यहाँ पर क्या बताया कि सामान्यतः एक इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के कक्षकों में आकर वितरण होगा, और ये वितरण अपन ओप्पो सिद्धांत के आधार पर इसको बता सकते हैं कि भी इसमें निम्न ऊर्जा के कक्ष में पहला इलेक्ट्रॉन आकर क्या करेगा, यहाँ पर व्यवस्थित हो जाएगा। तो इसके लिए बात करें CFSC एनर्जी, तो यहाँ पर T2G कक्ष है वो 0 है, तो सामान्यतः इसका मान क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। तो अपन बात करें कि भाई N, तो N का मान 0.4 इंटू 1, तो यहाँ पर -0.4 डेल 0। तो ये सामान्यतः ये जो मान है वो किसके लिए हो जाता है, आपके D1 विन्यास वाले जो धातु आयन हैं उनके लिए जो है वो क्या हो जाता है, CFSC एनर्जी का मान -0.4 ये देखने को मिलता है। अब देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, जैसे अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2, तो यहाँ पर देखिए निम्न ऊर्जा के कक्षकों में ही है, तो यहाँ पर ये मान कितना हो जाता है 0.8 डेल 0, यानी CFSC एनर्जी का मान आपके कितना है D2 के लिए 0.4। इसी तरह से बात करें कि तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी D3 विन्यास है, ये आपके D2 और ये D3 विन्यास, तो D3 विन्यास इस तरह से है, तो यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अब यहाँ पर बात करें तो इसका मान कितना हो जाएगा 1.2 डेल 0 का मान। ध्यान रखिए यहाँ पर ये कि एनर्जी कैसी है, माइनस के रूप में आपके एक्सप्लेन की जाएगी। तो इसी तरह से क्या करेंगे, अपन D4 के लिए बात करेंगे। देखिए D4 विन्यास जो रखा जाएगा उसमें एक चीज़ आपको जो ध्यान में रखने वाली है वो यही है कि यहाँ पर जो वीक फील्ड लिगेंड होगा कि भाई यहाँ पर अगला इलेक्ट्रॉन है सामान्यतः यहाँ पर ही जाएगा D4 के लिए, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपका D4 कोई विन्यास रखता है तो उसमें आपका जो दाता परमाणु है उसको भी देखा जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग है तब आपकी क्या देखने को मिलेगी, पेयरिंग पाई जाएगी, यानी फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएगा और आपके CFSC एनर्जी का मान कितना हो जाएगा -0.8 डेल 0 हो जाएगा। जबकि अगर यहाँ पर कैसा हो, आपकी
वीक फील्ड लिगेंड हो तो यहाँ पर आपकी पेयरिंग नहीं होगी, मतलब अनपेयर्ड कंडीशन देखने को मिलेगी। अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? उच्च ऊर्जा के इजी कक्षकों में। तो यहाँ पर अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड को भी नहीं ले रहे, अपन सिर्फ और सिर्फ क्या ले रहे हैं? वीक फील्ड लिगेंड है उसी का अपन यूज़ करें। जैसे D4 है तो इसमें आ गया आपका अगला इलेक्ट्रॉन, किस में? इसमें आ गया। अब यहाँ पर इजी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? एक इलेक्ट्रॉन। देखिए अपन अब इसको एक अच्छे तरीके से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका D4 विन्यास रखता है उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन T2G3 EG1 होता है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। एक एक करके अपन ये भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अपने को ज़्यादा आपको एक D1 के लिए अगर ध्यान में है तो D2 और D3 के लिए आसानी से लिखा जा सकता है। D4 के लिए आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं इसकी जो CFSC एनर्जी है वो किस तरह से होगी। तो यहाँ पर जो CFS एनर्जी है उसका मान थोड़ा आपको यहाँ पर अब देखना पड़ेगा कि देखिए अपन बात करें -0.4 × 3 del 0 प्लस, अब यहाँ पर इजी वाले में भी कितने हैं? एक है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा ये कितने आपके, तो यहाँ पर माइनस ये आपके 1.2 हो गया और ये 0.6, तो आपका ओवरऑल इसका मान इससे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर -0.6 del 0 मान है वो आपने D4 विन्यास के लिए देखने को मिलेगा। इसी तरह से D5 के लिए होगा तो D5 के लिए यहाँ पर 2 हो जाएगा और ओवरऑल 0 मान देखने को मिलेगा। इसी तरह से बात करें कि अगर यहाँ पर अपन ये विन्यास किसके लिए देखें, ये मान अपन D9 और D10 विन्यास रखने वाले धातु आयन के लिए लिखें। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं अपन पहले D9 के लिए। तो यहाँ पर देखिए D9 के लिए अपन बात करें तो सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2G6 EG कितना हो जाएगा भाई? EG के अंदर कितने आएंगे आपके? 3 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपका इस तरह से इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि भाई इसमें ये विन्यास हो गया तो CFSC एनर्जी 0.4 × 6 प्लस 0.6 × 3 del 0। अब यहाँ पर काउंट करें एनर्जी तो ये आपके हो जाता है -2.4 -1.8। तो आपके जो del 0 का मान है वो कितना हो जाता है? -0.6 del, यानी CFSC एनर्जी का मान D9 के लिए कितना होता है? -0.6 है वो आपको इसमें जो है देखने को मिलेगा। सॉरी 8, 6 नहीं 8, 6। तो इसमें आपको ये एनर्जी का मान इसमें इस तरह से देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि ये तो एक्सप्लेनेशन अपन ने किसके लिए किया? D9 का, कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये पाया जाता है और इसमें इस तरह से आपके डेल जो है माइनस एनर्जी वाला मान देखने को मिलता है। अब देखिए लास्ट बात करते हैं इसमें D10 के लिए कि भाई अगर आपका D10 विन्यास होता है तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करें आपका जो T2G कक्षक है 6 इलेक्ट्रॉन है और EG के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। ये आपको विन्यास है वो इसके लिए देखने को मिलता है। CFSC एनर्जी के लिए बात करें -0.4 × 6 प्लस 0.6 × 4, ये आपका del 0। तो ओवरऑल देखिए ये आपका हो जाता है -2.4 प्लस, और ये भी क्या है आपका 2.4। तो ओवरऑल जो CFSC एनर्जी है इसका मान क्या हो जाता है आपके? ओवरऑल आपकी 0 हो जाता है।
तो डियर स्टूडेंट, ये था आपकी CFSC एनर्जी। जनरली एग्ज़ाम की बात हिसाब से बात करें तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड है वो बहुत बार एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, या तो CFSC एनर्जी से रिलेटेड पूछा गया है, या फिर वो आपको ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स देंगे और उसके आधार पर पूछेंगे कि इनमें किस तरह से एक्सप्लेनेशन मिलता है। अब देखिए, ये तो आपका था किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल। थोड़ा बहुत अपन टेट्राहेड्रल के लिए बात करें तो देखिए, ये जो अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था पहले, ये फॉर्मूला जस्ट क्या हो जाता है, इसके विपरीत हो जाता है। विपरीत जैसे ऐसे नहीं है कि इसमें एनर्जी का मान, तो एनर्जी का मान तो ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन जो CFSC एनर्जी लेवल है वो बदल जाएंगे। कि यहाँ पर आपका जो उच्च ऊर्जा कक्ष है, अब वो कौन सा हो जाता है आपके इसमें T2, और आपका निम्न ऊर्जा कक्ष होता है E। मतलब यहाँ पर जो d ऑर्बिटल्स अपन स्प्लिट कर रहे हैं, किसके लिए, आपके टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, तो वो अब चेंज हो जाएंगे। ये आपका हो जाता है T2, और निम्न ऊर्जा वाला आपके एनर्जी लेवल हो जाता है, वो है कौन सा, E। ये जनरल आपके इसमें अंतर है आपके किसके, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के अंदर। अब देखिए इसमें CFSC एनर्जी, तो यहाँ पर ऊर्जा आपके ऑर्बिटल चेंज हो गए, तो यहाँ पर जो CFSC जो फॉर्मूला लिखा जाएगा वो आपके होगा -0.6 del 0 n E प्लस 0.4, और यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल है इसमें del 0 और T2 के रूप में लिख देंगे कि भी यहाँ पर आपको एनर्जी लेवल्स है वो इस तरह से इसमें आपको देखने हो। अब इसे आगे आधार पर क्या कर सकते हैं अपन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो आपके इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है उसके आधार पर अपन अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसमें भी देखिए, एक इलेक्ट्रॉन आया तो यहाँ पर हो गया Ag में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या, 1, तो ये कितनी हो जाएगी 0.6, ठीक है, -0.6। तो इसी तरह से क्या है कि जैसे अपने पहले वाले में देखा उसी की तरह इसमें भी एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बस एनर्जी का इसमें ध्यान रखना है कि भाई ये एनर्जी है और जनरली कैसे आ रही है, यहाँ पर ऋणात्मक जो आपके मान है वो इसमें CFSC एनर्जी का ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा कई बार छोटा छोटा क्वेश्चन आता है कि भी क्रिस्टल फील्ड जो आपके स्थायीकरण ऊर्जा है उसको प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर देखिए, एक तो संकुल की ज्यामिति कह दें, केंद्रीय धातु आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह दें, और दूसरी चीज़, एक जो तीसरी चीज़ है कि भाई यहाँ पर जो डेल का मान, कि भाई इसका मान है अगर किससे अधिक हो, कि इसके साथ आपके एक n पाई कक्षक भी बनते हैं, तो इसके लिए ये लिखा जाता है कि आपके इससे अधिक होगा, इससे कम होगा, इसके आधार पर क्या किया जाता है कि इसका एक्सप्लेनेशन आपके किया जाता है कि भी इस तरह से लिख दें, या फिर यानी पाई कक्ष मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का युग्मन होता है उसको क्या किया गया है, उसको प्रदर्शित किया गया, उसकी संख्या लिखी जाती है कि भी इसमें ये मान किस तरह से होंगे। तो इसके आधार पर क्या किया जाता है, किसी भी जो आपके d ऑर्बिटल हैं या संक्रमण जो तत्व हैं उनके द्वारा जो क्या किया जाता है, उनमें उपस्थित जो CFSC एनर्जी है उसको एक्सप्लेन किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड जो नोट्स आप बनाते रहें, और इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।